एक समय की बात है। एक रतनपुर गांव में एक राजू नाम का गरीब लड़का अपने पिता के साथ रहता था। उनका सपना एक बड़ा किसान बनने का था, लेकिन घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। पढ़ाई भी छोड़ चुका था, लेकिन राजू कड़ी मेहनत और अनुशासन में विश्वास रखता था। राजू गांव से जंगल की ओर जाते हुए भगवान से शिकायत करता है। हे भगवान, आपने मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों दी हैं? मैं तो बचपन से एक सफल और बड़ा किसान बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन की एक समस्या ख़त्म होते ही दूसरी समस्या आ जाती है। मेरे पिताजी अब बूढ़े हो रहे हैं। मुझे अब घर संभालना चाहिए ताकि उनको इन सब समस्याओं का सामना ना करना पड़े। भगवान, ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से मेरे खेत में बहुत ही अच्छी फसल हो? पूरे गांव में सबसे कम फसल मेरे ही खेत में होती है। ऐसा मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि दूसरों के खेतों की तरह मेरे खेत में भी अच्छी फसल हो और मिट्टी उपजाऊ हो जाए और मैं एक बड़ा और सफल किसान बन जाऊं? बस राजू यही सब बात करते करते अपने खेत पहुंचता। राजू कुल्हाड़ी चलाता है, लेकिन कुल्हाड़ी जमीन पर लगते ही ऐसे छटकी जैसे किसी मिट्टी पर नहीं, चट्टान पर गिरी हो। ऐसे में तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या करूं? आखिर मैं क्या करूं? राजू टेंशन में पेड़ के नीचे घूमने लगा और सोचने लगा। कुछ देर बाद अरे हाँ, हमारे पास जो लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी रखी है, क्यों ना मैं उससे जंगल की सूखी या खराब लकड़ी काटूं और उससे कुछ करूं। और हाँ, क्या पता शायद इस उपाय से कुछ हो जाए। राजू फिर घर से लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता है और रास्ते में जाते जाते सोचता है। भगवान, मैं कुल्हाड़ी लेकर जंगल तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई लकड़ी मिलेगी या नहीं? और मिलेगी भी तो मैं उसका क्या करूँगा? राजू अपने मन में यही सब सोचता हुआ जंगल पहुंचा। वो किसी हरे भरे पेड़ को काटना नहीं चाहता था। वो ऐसे पेड़ को काटना चाहता था जो सूखा हो। थोड़ी देर जंगल में यहाँ वहाँ घूमने के बाद उसे एक सूखा पेड़ मिलता है। फिर वह उस सूखे पेड़ के पास जाता है और कहता है। अरे हाँ, ये पेड़ सही है, सूखा है। चलो इसे ही काट कर देखते हैं। राजू फिर उस पेड़ को काटने लगा। अब इन लकड़ियों का मैं क्या करूं? क्यों ना मैं इनका कुर्सी टेबल बनाकर बेचूं। चलो फिर अब यही करते हैं। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। राजू फिर लकड़ियां लेकर घर की तरफ चलता है। थोड़ी देर बाद मेरी मदद करो ऐसी आवाज़ उसे सुनाई पड़ती है। वो आसपास देखता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। राजू कहता है, आवाज़ तो आई मुझे, लेकिन कहाँ से आई ये नहीं पता। चलो एक बार जंगल में घूम कर देखता हूँ। आवाज़ कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए राजू यहाँ वहाँ घूमता है। उसने देखा एक घायल बंदर
पेड़ के नीचे पड़ा है, उसके पैर में कांटा लगा है और वो दर्द से चिल्ला रहा है। राजू डरते डरते उसके पास गया। राजू ने उसके पैर से कांटा निकाला और अपने फटे हुए गमछे से उसके पैर में बांधा। राजू ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद मेरे दोस्त। बंदर की मदद करने के बाद वो लकड़ियां लेकर घर चला जाता है। अब राजू फिर उन लकड़ियों को लेकर अपने घर पहुंचता है। चलो अब इन लकड़ियों से कुर्सी और टेबल बनाने के लिए श्याम चाचा से आरी और कटर और बाकी ज़रूरी सामान लेकर आता हूँ। राजू अपने गांव के रहने वाले श्याम काका के यहाँ सामान लेने पहुंचा। घर पर श्याम चाचा हैं क्या? श्याम चाचा घर से बाहर आते हैं। अरे राजू, तू बोलना बेटा, क्या हुआ? बड़े दिनों बाद श्याम चाचा के घर आया है। राजू बोला, माफ़ करना चाचा, अब मैं क्या बताऊं, इस पूरे गांव में सबसे बंजर ज़मीन मेरी ही है। हर बार सबके मुकाबले सबसे कम फसल मेरे ही खेत में होती है। अब पिताजी की भी तबीयत खराब रहती है। अब ऐसे में मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं घर की जिम्मेदारियों को उठाऊं। पर चाचा, खेत की मिट्टी अब पत्थर हो चुकी है। लाने से काम नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने सोचा कि जंगल से खराब और सूखी और लकड़ियों को काटकर क्यों ना मैं कुर्सी और टेबल बनाकर बेचूं। श्याम चाचा बोले, अरे राजू बेटे, तू तो बहुत ही समझदार और बड़ा हो गया है। ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारे पिताजी की हालत खराब है और खेत की भी हालत बहुत खराब है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर राजू खुश होकर बोलता है, सच में चाचा, पर कैसे मदद करोगे? श्याम चाचा बोले, देखो बेटा, तुमने आज तक ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन मैंने ये काम बहुत लंबे समय तक किया है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ये काम। क्या सच में श्याम चाचा आप मेरी मदद करोगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। श्याम चाचा बोले, कोई बात नहीं राजू, तुम मेरे यहाँ लकड़ियों को सीधे ले आना, मैं तुम्हें यहीं सिखाऊंगा, और जो भी सामान बनकर तैयार हो जाएगा तो तुम उनको बाजार में बेच देना। ठीक है चाचा जी, तो कल मैं आ जाऊंगा। उसके अगले कुछ दिन राजू लकड़ियां लेकर श्याम काका के घर जाता। और श्याम काका राजू को फर्नीचर का काम बखूबी से सिखाते थे। और समय मिलने पर राजू अपने खेत में भी कुछ काम कर लेता था, जैसे मिट्टी कटना, जिससे कि वो आम खेतों की तरह नरम हो जाए। वहीं पर वो घायल बंदर अब ठीक हो चुका था और अब वो जंगल से बहुत सारे बीजे ले आया करता और राजू के खेत में फेंक दिया करता, जिसके कारण अब राजू का खेत बहुत अच्छा हो गया था
और उस पे अब धीरे धीरे फसल आने लगी। राजू फिर एक दिन अपने खेत को देखने आता है और वो देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ गरीब पर कृपा करी। मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। तभी उसकी नजर उस बंदर पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि वो बंदर कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता ही है। अगले कुछ दिन वो बंदर हर रोज राजू के खेत के पास आता। कभी आम तोड़ लाता तो कभी केले गिरा देता। धीरे धीरे राजू का खेत फलने लगा। जहां पहले कुछ नहीं उगता था, अब वहां फसल लहरा रही है। इसकी वजह से गांव के लोग राजू से जलने लगे थे। गरीब राजू के खेत में इतनी उपज कैसे? राजू हंसकर कहता, शायद भगवान खुश हैं। एक दिन राजू श्याम काका के पास जाता है और कहता है, श्याम चाचा, क्या आपको पता है? श्याम चाचा राजू से कहते हैं, क्या बेटा, तुम किस चीज की बात कर रहे हो? राजू फिर कहता है, चाचा, मैं अपने खेत के बारे में बात कर रहा हूँ। श्याम चाचा फिर राजू से कहते हैं, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे खेत के बारे में गांव के कुछ लोगों से सुना तो था कि तुम्हारे खेत में अचानक से बहुत अच्छी फसल होने लगी है। राजू बोला, हाँ चाचा, आपने बिल्कुल सही सुना, पर मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। श्याम चाचा फिर कहते हैं, क्या कहना चाहते हो राजू बेटा? साफ साफ बताओ। जिस दिन मैं आपके पास लकड़ियों को लेकर आया था ना, उस दिन मुझे रास्ते में एक घायल बंदर दिखा था जो पेड़ के नीचे दबा हुआ था। मैंने बस उसकी मदद की थी। उस दिन से ही मेरे खेत में ये परिवर्तन होना शुरू हुआ है और मैंने उसे बहुत बार अपने खेत में भी आता हुआ देखा है। वो अपने मुंह में कुछ बीज लेकर आता है और मेरे खेत में फेंक के चला जाता है। चाचा बोले, राजू बेटे, ये सब तुम्हारी नेक की देन है। भगवान तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। राजू ये सब सुन के मन श्याम चाचा से कहता है, चाचा, क्यों ना हम अपने गांव में फर्नीचर की दुकान खोलें? अब तो आपने मुझे भी सिखा दिया है और वैसे भी हमारे गांव में कोई फर्नीचर की दुकान भी नहीं है। फिर श्याम चाचा बोले, तेरी बात तो ठीक है राजू बेटा, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई दुकान खोल लूं। हाँ, लेकिन मैं तेरी मदद जरूर कर सकता हूँ। राजू कहता है, ठीक है चाचा, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं जरूर करूँगा। एक महीने बाद राजू ने अपनी बहुत बड़ी फर्नीचर की दुकान खोली। गांव वाले लोग बहुत खुश थे कि अब उनके गांव में भी एक ऐसी दुकान है जहां कुर्सी, मेज जैसी चीजें मिलेंगी। गांव वालों ने कभी इतनी बड़ी दुकान देखी भी नहीं थी। आइए आइए, सभी जन आइए। अब आपके गांव में आपका अपना फर्नीचर का दुकान खुल चुका है। अब आप जो चाहो यहाँ से कम दामों पर खरीद सकते हो। गांव के बहुत से लोग तो इतनी बड़ी दुकान कभी देखे भी नहीं थे।
तभी वहाँ गांव का मुखिया भी होता है और राजू से कहता है, अरे राजू बेटे, ये दुकान को खोलकर तुम बहुत ही बढ़िया काम करे हो। अब हम गांव वालों को कम से कम इन सब चीजों के लिए शहर तो नहीं जाना पड़ेगा। दादी बोली, ए राजू, तू और सब चीजों की दुकान क्यों नहीं खोल लेता? ऐसा होने पर हमारी सब तकलीफ दूर हो जाएगी। राजू बोला, अरे अम्मा, अगर भगवान की इच्छा होगी तो सब करेगा अपने गांव वालों के लिए अपना राजू। ये सब सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। अब राजू की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी, क्योंकि अब उसके खेत में बहुत अच्छी फसल आ रही थी और घर पर राजू के पिता भी बहुत खुश थे। कुर्सी और मेज की दुकान भी बहुत अच्छी चल रही थी और राजू श्याम चाचा की भी बहुत मदद करता था। सब कुछ अच्छे से बीत रहा था। एक दिन की घटना, गांव में एक व्यापारी आया। फिर वह व्यापारी राजू के पास आता है। उसका नाम टिंकू होता है और वह बहुत लालची होता है। अरे भाई, क्या तुम ही राजू हो? मुझे राजू भाई से मिलना है। राजू बोला, जी बोलिए, क्या काम है? मैं ही राजू हूँ। फिर टिंकू व्यापारी बोलता है, और राजू भाई कैसे हो? मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई खेत है जिसमें कोई खास फसल नहीं होती है, तो क्यों ना आप उस जमीन को मुझे दे दो। मैं उस जमीन पर आपके गांव में एक स्कूल खुलवाना चाहता हूँ, जहां आपके गांव के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। राजू फिर मुस्कुराते हुए टिंकू व्यापारी से कहता है, देखिए साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे गांव के बच्चों के बारे में इतना सोचा, लेकिन अब मेरे उस खेत में बहुत अच्छी फसल हो रही है। आप ऐसा कीजिए कि गांव के मुखिया के पास जाइए और इसके बारे में बात कीजिए। वो कोई ना कोई पक्का जरूर हल दे देंगे आपको। फिर टिंकू व्यापारी मन ही मन सोचने लगता है, अरे बेवकूफ, अब मैं तुझे कैसे बताऊं कि यहाँ मुझे तेरे मुखिया जी ने ही तेरे पास भेजा है, ताकि मैं तेरा खेत खरीदूं और ढेर सारा पैसा कमाऊं। ये स्कूल खोलना तो बस एक बहाना है। टिंकू व्यापारी अपनी चालाकी लगाते हुए बोलता है, अरे सुनो, मैं तुम्हारी फसल इसलिए खरीदना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी फसल बहुत ही उपजाऊ है। वहाँ पर मैं हाइब्रिड फसल उगाऊंगा और अपने शहर में जाकर अपनी दुकान पर बेचूंगा। राजू फिर टिंकू व्यापारी से कहता है, तो फिर स्कूल, अभी तो आप मेरे से स्कूल के बारे में कह रहे थे कि आप मेरी जमीन पर स्कूल खुलवाओगे। हाँ हाँ, स्कूल तो फिर कभी हम खोल लेंगे। चलो तुम ये सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन की मुंह मांगी कीमत दूंगा और भविष्य में अपने मुनाफे का 11% तुम्हें हिस्सा भी दूंगा। फिर टिंकू व्यापारी राजू को लालच देता है। राजू बोला, देखिए साहब, मेरे पास बस एक ही खेत है और ये मेरे दादाजी की निशानी है, इसीलिए मैं इसे किसी को भी नहीं बेचूंगा। टिंकू व्यापारी बोला, अरे राजू भाई, क्या तुम भी इन सब चीजों पर विश्वास करते हो? सोच लो, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन की मुंह मांगी कीमत दूंगा।
राजू बोला, साहब मैं फिर भी आपको जमीन नहीं बेचूंगा। भगवान की कृपा से अब जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, और वैसे भी मैं खुद आगे चल के गाँव वालों की यहाँ सारी जरूरतों की चीजों को देने की कोशिश भी करूंगा, और मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। राजू ने मना कर दिया, मेरे खेत में मेरे सपने हैं, मैं इन्हें नहीं बेच सकता। सोच लो राजू भाई, नहीं तो हम व्यापारियों को टेढ़ी उंगली से घी भी निकालना आता है। राजू फिर टिंकू व्यापारी से गुस्सा में बोलता है, साहब मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, अब आप कृपा कर यहाँ से जाइए। वह व्यापारी वहां से गुस्सा होकर चला जाता है और यहाँ राजू सोचने लगता है, जिस हिसाब से वह व्यापारी मेरे से बात कर रहा था, वह जरूर मेरे बारे में नुकसान करने की सोचेगा। हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? वह आदमी शहर से यहाँ आया है, तो वह यहाँ गांव में जरूर किसी के पास रुका होगा, और अगर मैं उसका पीछा करूं तो मुझे जरूर कुछ पता चल जाएगा। राजू चुपचाप उस व्यापारी का पीछा करता है। वो व्यापारी सोचता है, इस राजू को तो मजा चखाना पड़ेगा, इसे भी तो पता चले, हमसे जो टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। ये सब सोचते हुए व्यापारी मुखिया के घर पहुंचा। राजू फिर सोचता है, ये टिंकू व्यापारी मुखिया के घर क्यों जा रहा है? अरे ये क्या, ये व्यापारी मुखिया जी के घर क्यों जा रहा है? हाँ, शायद हो सकता है वो मुखिया जी के यहाँ ही रुका हो। क्या हुआ टिंकू व्यापारी, निकल गई हेकड़ी सारी की सारी? अरे ये इतना गुस्से से लाल पीला क्यों हो रहे हो? फिर टिंकू व्यापारी मुखिया जी से कहता है, ओए मुखिया के बच्चे, मेरा दिमाग पहले ही गरम है, तू और मत गरम कर, वरना फिर आज बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुखिया बोला, भला उस राजू का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो टिंकू? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि वो किसी को जमीन नहीं देगा। अगर वो अपनी जमीन बेचता ना, तो सबसे पहले मैं ही खरीद लेता। फिर टिंकू व्यापारी बोला, अरे पता नहीं क्या भला है वो राजू, किस मिट्टी का बना है, मानता ही नहीं है। मैंने उसे मुंह मांगी कीमत का ऑफर भी दिया था, लेकिन उस राजू ने यह भी ठुकरा दिया। ओए मुखिया, अब मेरी बात तू ध्यान से सुन। फिर मुखिया कहता है, बोलो टिंकू, क्या बात कह रहे हो तुम? फिर टिंकू व्यापारी मुखिया से कहता है, अब क्योंकि घी सीधी उंगली से नहीं निकला है और उसने मुझे मना किया टिंकू व्यापारी को, उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि आज रात मैं उसके खेत में आग लगवा दूंगा। अरे ये व्यापारी तो सच में मेरा नुकसान करना चाहता है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? कुछ तो करना होगा मुझे अब। क्या कहता है, अरे टिंकू व्यापारी, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना हम दोनों बहुत बुरे फंस जाएंगे। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी जमीन जरूर खोज दूंगा। फिर टिंकू व्यापारी मुखिया से कहता है,
नहीं, मुझे तो उस राजू की ही जमीन चाहिए, क्योंकि मेरे कर्मचारी ने ये रिसर्च करके बताया है कि उस राजू की जमीन उपजाऊ यहाँ क्या पूरे देश में कहीं नहीं होगी। इसलिए अब जो चीज मेरी नहीं होगी, मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब मैं उस राजू को नहीं छोड़ूंगा। फिर मुखिया डरते हुए टिंकू से कहता है, अरे टिंकू व्यापारी, तुम समझते क्यों नहीं? अगर हमने ऐसा किया तो पूरे गांव का शक मुखिया जी पर ही जाएगा। टिंकू व्यापारी कहता है, अच्छा ठीक है, तुमको जो अच्छा लगे तुम वो करो, देखते हैं क्या होता है। एक कोने में छुपकर राजू ये सब सुनता है और वहां से अपने घर चला जाता है। और वहां व्यापारी के मन में राजू को सबक सिखाने का विचार नहीं जा रहा, और यहाँ राजू अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा, तो गांव का मुखिया भी इसके साथ है। हे भगवान, अभी तक तो सब सही लग रहा था, लेकिन उस टिंकू व्यापारी की बातों को सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसने सच में मेरे खेत में आग लगवा दी तो। यही सब सोचते हुए वह अपने घर पहुंचा। राजू फिर अपने घर पे जाके अपने पिता को सारी बात बताता है। यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। बेटा राजू, ये सब सुनकर तो मुझे भी डर लग रहा है। पता नहीं ये इंसान इतने लालची क्यों होते हैं। फिर राजू बोलता है, हाँ पिताजी, अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? फिर राजू के पिता बोलते हैं, क्यों ना हम इसके बारे में तुम्हारे श्याम चाचा से पूछें कि ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए। फिर राजू बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्याम चाचा बहुत समझदार और पढ़े लिखे और नेक दिल इंसान हैं। वह हमारी जरूर मदद करेंगे। फिर राजू के पिता बोले, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, वह हमारे जमाने से तो के ग्रुप में सबसे बुद्धिमान आदमी है और उनका शहर भी आना जाना रहता है। वो पक्का हमारी मदद करेंगे। फिर राजू मुस्कुराते हुए कहता है, चलिए पिताजी, हम फिर श्याम चाचा के घर ही जाते हैं। फिर राजू अपने पिताजी को साथ लेकर श्याम चाचा के पास पहुंचे। सारी बातें बताई। फिर श्याम चाचा बोले, अरे बेटा राजू, डरो मत, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। के पिता बोले, हाँ श्याम भाई, लेकिन हमें इन जैसी हालतों में क्या करना चाहिए? फिर श्याम चाचा बोले, देखो, अभी हमें सच में ये पता नहीं है कि वो व्यापारी ऐसा करेगा या नहीं, लेकिन वह इन सब मामलों में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि व्यापारियों को और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो व्यापारी जो भी करेगा जल्दी ही करेगा। राजू बोला, अगर मैं खेत में रात में सोया करूंगा तो फिर उनको मौका ही नहीं मिलेगा आग लगवाने का। इसलिए मैं आज से रातों में खेतों में ही सोया करूंगा। श्याम चाचा बोले, तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन हमें ऐसे गलत काम करने वाले लोगों को सजा देनी चाहिए,
ताकि लोग ऐसे काम करने से डरें। फिर राजू के पिता बोले, बिल्कुल ठीक कह रहे हो श्याम भाई, ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाना चाहिए। फिर श्याम चाचा बोले, मेरे पास एक उपाय है। हाँ देखो, अब हमें पता नहीं है कि वो व्यापारी सच में ऐसा कुछ करेगा या नहीं, इसलिए हम पहले से ही सावधान रहेंगे।